नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आशीष मिश्रा फेमस नॉलेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत के मिट्टियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भारत में जो मिट्टियों का वर्गीकरण है वह कौन करता है और कितने भागों में किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत, अब यहाँ पे लिखा है भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण। भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, इसके बारे में और विभिन्न मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम लोग मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो मृदा का अध्ययन होता है, यानी कि मृदा अध्ययन होता है, इसको मृदा विज्ञान कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो मृदा का अध्ययन है वो मृदा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जो मृदा बनने की जो प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं। तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे पेलोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलोजेनेसिस कहते हैं। और अगर बात करें कि मृदा शब्द की जो उत्पत्ति, जो मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो देखिए यहाँ पे लिखा उत्पत्ति। जो मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई। किससे हुई है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भारत में जो मिट्टियों के बारे में जो परीक्षण करता है वो कौन करता है। तो ICAR करता है। कौन करता है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है ICAR का फुल फॉर्म क्या है। तो ICAR का फुल फॉर्म में भी आपको यहाँ पे एग्रीकल्चरल, बस ये याद रखना है। क्या? एग्रीकल्चरल। कई बार ऑप्शन में दे देगा एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो नहीं, एग्रीकल्चरल है। क्या है? एग्रीकल्चरल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 जुलाई 1929 को हुई थी ICAR की स्थापना। ठीक है, ICAR का अध्यक्ष कौन होता है? ICAR का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में कृषि मंत्री होता है वही ICAR का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इस समय जो कृषि मंत्री होंगे वह ICAR के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। अब ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICAR का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत में अगर मिट्टियों के बारे में अगर कोई शोध करना है या मिट्टियों का वर्गीकरण करना है या कुछ करना है, तो वह कुछ जो भी करता है वह ICAR करता है। कौन करता है? ICAR। और इसने भारत के मिट्टियों को 8 भागों में, कितने भागों में दोस्तों? 8 भागों में विभाजित किया है। भारत की भूभाग को, भारतीय भूभाग में जितनी भी मिट्टियां हैं उसको इसने 8 भागों में विभाजित किया है। अब बात करते हैं कि भारत में 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कृषि मंत्री कौन था? कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जो थे वह भारत में अंतरिम सरकार में बने कृषि मंत्री थे। अगर आज़ाद भारत की बात करें, 1947 में जब आज़ाद भारत हुआ तो उस समय कृषि मंत्री किसे बनाया गया? यानी जब अंतरिम सरकार खत्म हुई और आज़ाद भारत में जो कृषि मंत्री बने वह जयराम दौलत राम बने। कौन बने? जयराम दौलत राम जो है वह आज़ाद भारत के पहले कृषि मंत्री हैं दोस्तों। अगर बात करें गणतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री, यानी कि 1951-52 में जब पहली आम चुनाव हुई, पहली आम चुनाव भारत में 1951-52 में हुई, तो उस समय जो सरकार चुन के आई, यानी गणतंत्र भारत में जो पहले कृषि मंत्री थे वह पंजाब राव देशमुख थे। कौन थे? पंजाब राव देशमुख। और ध्यान दीजिएगा कि पूरे भारत में सबसे लंबे समय तक कृषि मंत्री रहने वाले हैं शरद पवार, जो NCP के अध्यक्ष हैं, जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है। NCP किसके अध्यक्ष हैं? NCP के अध्यक्ष हैं शरद पवार। और ये भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक कृषि मंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो ICAR ने भारत के मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, उसमें पहला आपका आता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन आती है? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब देखिए जलोढ़ मिट्टी को तलछट मिट्टी या क्रॉप सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलछट मिट्टी या क्रॉप सॉइल भी कहा जाता है। किसको? जलोढ़ मिट्टी को। अगर इसमें किस किस पदार्थ की कमी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगर ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि
जलोढ़ मिट्टी में किस किस चीज़ की कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अगर अधिकता की बात करें कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता ज़्यादा होती है, तो पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की इसमें अधिकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ध्यान दीजिएगा कि चीका प्लस जब बालू मिलते हैं, कि जब जलोढ़ मिट्टी में ही चीका और बालू भी मिलते हैं तो उस मिट्टी को दोमट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। और ये दोमट मिट्टी जो है दोस्तों, ये धान की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है दोमट मिट्टी। क्यों? ठीक है। और अगर जलोढ़ मिट्टी की प्राप्ति क्षेत्र की बात करें तो ये आपके मैदानी भागों में, यानी कि पंजाब से लेकर के हिमालय तक, जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है, इस क्षेत्र में ये पाई जाती है और डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और ये नर्मदा, ताप्ती नदियों के पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर आपको आप मिलती है। तो इसको ये भी कहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये थोड़ी बहुत पाई जाती है। कौन? आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अगर जलोढ़ मिट्टी का वर्गीकरण करें तो जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक बांगर और दूसरा खादर है। जो बांगर होता है वो दोस्तों, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और ये खादर से लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर मिलती है। जो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है, खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और मैंने बताया है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का मतलब कि जो नदियों के द्वारा जब बाढ़ आती है, जब नदियों में बाढ़ आती है तो जो नदियों का पानी जहाँ तक फैलता है बाढ़ का, और जहाँ पे अवसाद जमा हो जाता है, वहाँ पे नई मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे खादर कहते हैं। तो इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और बाकी जो बची नदियाँ हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर कहते हैं। तो ये जलोढ़ मिट्टी का वर्गीकरण हो गया कि इसको दो भागों में बांटते हैं। अब अगर बात करें कि काली मिट्टी का, तो इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इसको रेगुर मिट्टी क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी, चरनोजम या कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है, तो इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है दोस्तों, काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वह बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से निर्मित होता है। अब बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे होता है? कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानों से ही बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है और बेसाल चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से ही निर्मित होती है कौन? आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। कपास की खेती के लिए यह जो मिट्टी है वह सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। यह स्वयं जुताई वाली मिट्टी है। स्वयं जुताई से तात्पर्य यह हुआ कि जब ये इसमें पानी नहीं रहता है, काली मिट्टी में जब पानी सूख जाता है पूरी तरह से, तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, तो इसे स्वयं जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये सूखने पर दरार पड़ जाती हैं। जब दरार पड़ जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक अपने आप मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है और जो मिट्टी की उर्वरा है वो काफ़ी नीचे नहीं जाती, ऊपर तक बनी रहती है, तो इसे स्वयं जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है। जल धारण करने की जो क्षमता है इसमें सर्वाधिक है, यानी कि सबसे, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में है, तो वह आपकी काली मिट्टी में है। ठीक है दोस्तों। काला रंग इसका क्यों है? तो टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट, जो टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट का जो पदार्थ है, इसकी अधिकता की वजह से या फिर इसमें काली मिट्टी में यह टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है और जीवाश्म, इन दोनों की वजह से इसका रंग जो है यह काला होता है। अगर अधिकता की बात करें तो इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है? ठीक है। इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है? तो इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की क्या होती है? अधिकता होती है। मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ठीक है। किसकी किसकी अधिकता होती है? तो जो अधिकता होती है दोस्तों, इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की क्या होती है? अधिकता होती है बहुत ज़्यादा। अगर इसमें कमी की बात करें, किस पदार्थ की कमी ज़्यादा होती है, तो इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कपास की खेती जो होती है वह सर्वाधिक कहाँ होती है? गुजरात में होती है। यानी कि गुजरात पहले नंबर पे है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है।
स्थान, पहले स्थान पे है गुजरात, किसमें, कपास उत्पादन में पहले स्थान पे। लेकिन काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अगर प्राप्ति क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जिले में भी पाई जाती है। राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिले में मिलती है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कुछ कुछ थोड़े भाग में ये मिलती है। अब आइए देखते हैं कि अगली मिट्टी कौन सी। तो दोस्तों ये आइए देखते हैं लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी, इसका जो निर्माण होता है वह जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कायांतरिक व रवेदार शैलों के विघटन से होता है। किससे होता है कि जब इसका निर्माण दोस्तों जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो कायांतरिक शैलों में विघटन होता है उसके द्वारा आपकी लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगर बात करें कि लाल मिट्टी में किस पदार्थ की अधिकता होती है तो लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। अगर इसमें कमी की बात करें कि किस पदार्थ की कमी होती है तो नाइट्रोजन और फास्फोरस व ह्यूमस यानी जीवाश्म, ह्यूमस को जीवाश्म बोलते हैं, जीवाश्म की कमी होती है। ठीक है, और अगर इसका जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है तो लौह ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। लौह ऑक्साइड के कारण इसका क्या होता है, लाल रंग होता है। और लौह ऑक्साइड में अगर सूत्र देखें तो Fe2SO3 लिख सकते हैं। ठीक, कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है। तो लौह ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका लाल रंग होता है। जब इसमें जल योजित का मतलब जब इसमें जल डालते हैं हम, इस लाल मिट्टी में जब पानी में छोड़ा जाता है तो यह पीली रूप में हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जल योजित यानी कि जब जल इसमें डालते हैं लाल मिट्टी में तो ये पीली कलर में हो जाती है। ठीक, अगर इसमें बात करें कि कौन से फसल उगाए जाते हैं तो इसमें मोटे अनाज और दलहन उगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ज्वार बाजरा आपका ये सब मोटे अनाजों में आता है, तो दलहन में आपका चना और अरहर वगैरह ये सब दलहन में आ जाएगा। बात करें कि ये मिट्टी जो है तंबाकू के लिए सबसे उपयुक्त होती है, कि तंबाकू उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है लाल मिट्टी में। ठीक है, अगर इसकी प्रकृति की बात करें कि लाल मिट्टी कैसी होती है तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है। इस अम्लीय प्रकृति को दूर करने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है। ठीक है, चूना मिला करके इसकी अम्लीय प्रकृति को कम किया जा सकता है। अगर इसके प्राप्ति क्षेत्र की बात करें कि भारत में कहाँ पाई जाती है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में। महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में यह पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मध्य प्रदेश का अगर पूर्वी भाग देखें तो आपका जो रीवा, सतना, शहडोल ये सब जो जितने जिले इधर के छत्तीसगढ़ से सटे हुए ये सब पूर्वी भाग में आएंगे। अगर लैटेराइट मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, अब अगली मिट्टी हमारी लैटेराइट मिट्टी, तो इसको कहते हैं मिक्षलन मिट्टी। ठीक है, इसको कौन सी मिट्टी कहते हैं, मिक्षलन मिट्टी। ठीक है, और अगर इसका सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था यानी इसके बारे में जो बताया था वह एफ बुकानन ने बताया था। कौन, एफ बुकानन। यहाँ पे देखिए CH लिखा है लेकिन ये बुकानन पढ़ेंगे क्योंकि जैसे केमिस्ट्री में होता है केमिस्ट्री, उसी तरह से यहाँ पे बुकानन है। और 1905 ईस्वी में इन्होंने इसका अध्ययन किया था सबसे पहले। ठीक है, अगर इसमें अधिकता की बात करें कि किस चीज़ की अधिकता होती है तो आयरन और सिलिका की अधिकता इसमें भी होती है। किसकी, आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। और कमी की बात करें तो चूना और पोटास की कमी होती है इसमें। किसकी, चूना और पोटास की कमी होती है दोस्तों। इसका जो निर्माण होता है जो दोस्तों ये बनती है तो ये मानसून के क्रमिक परिवर्तन के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, मानसून के क्रमिक परिवर्तन, एक के बाद जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसके कारण इसका निर्माण होता है। और इस मिट्टी में इसके विकास में, क्रमिक परिवर्तन में कम से कम 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक मानी जाती है। इससे कम वर्षा पर्याप्त नहीं होती। अगर बात करें इसमें फसल उत्पादन की तो इसमें बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे बागानी फसलों में चाय, मसाले, कॉफ़ी, कहवा ये सब आते हैं। इसकी भी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि वह कौन सी मिट्टी है जो भीगने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, तो यही मिट्टी है। कौन सी, लैटेराइट मिट्टी है जो आपकी भीगने पर दही की तरह से लिपलिपी और जब सूखती है तो ईंट की तरह से कठोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके प्राप्ति के स्थान की बात करें तो केरल के जो पहाड़ी ढालों पर ये मतलब मिलती है। और कर्नाटक, असम, मेघालय और पूर्वी व पश्चिमी घाट
आप तो देख ही रहे हैं कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के ढलानों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर ये मिलती है। अगर असम मेघालय में बात करें तो गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये मिलती है, जहाँ पे और असम में भी यह पाई जाती है। ठीक, अब हमारा अगला है पर्वतीय मिट्टी। अगर पर्वतीय मिट्टी की बात कर रहे हैं तो इसे वनीय मिट्टी भी कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टियों को वनीय मिट्टी भी कहते हैं और इसकी भी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पर्वतीय मिट्टी की भी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्योंकि अगर इसकी अधिकता की बात करें कि इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ह्यूमस यानी कि जीवाश्म इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और कमी की बात करें तो इसमें पोटास, चूना और फास्फोरस, इन तीनों की इसमें कमी देखी जाती है। अगर फसल उत्पादन की बात करें कि कौन कौन सी फसल इसमें उत्पादित की जा सकती है, तो चाय, काफ़ी व मसाले इसमें उत्पादित किए जाते हैं। अगर इसकी प्राप्ति स्थान की बात करें कहाँ मिलती है भारत में, तो हिमालय के पर्वतीय भागों में, हिमालय के जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर, और कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर में भी यह पाई जाती है। इसके बाद आपका अगला मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो अगर ये आप जानते हैं कि थार का मरुस्थल हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, तो मरुस्थलीय मिट्टी की प्राप्ति के स्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, गुजरात का उत्तरी हिस्सा और हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मैप में जब देखेंगे आप तो मथुरा और आगरा जो पश्चिमी हिस्से हैं वहाँ पे आपको मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, और हरियाणा का अगर दक्षिणी हिस्से की बात करें तो आपका महेंद्रगढ़, भिवानी और सिरसा, हिसार, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें। तो यहाँ पे इसकी प्राप्ति होती है। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि बालू की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए बालू की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। इसमें फसल उत्पादन जो होते हैं वो मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, ये सब होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर जहाँ पर इसमें पानी की सुविधा हो, जैसे राजस्थान का गंगानगर जिले में यहाँ पे कपास और धान की भी खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा है। तो इसलिए अगर पानी की अच्छी सुविधा हो तो इसमें मतलब वह फसल जिसमें पानी की अधिकता ज़्यादा होती है वो फसल भी उगाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें अधिकता की बात करें कि कौन कौन सी इसमें अधिकता होती है पदार्थ की, तो इसमें फास्फोरस और लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती है। और कमी की बात करें तो नाइट्रोजन और ह्यूमस यानी जीवाश्म इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारी अगली मिट्टी आती है दोस्तों लवड़ी व क्षारीय मिट्टी। आप लवड़ी मिट्टी कहिए या क्षारीय मिट्टी कहिए, ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर स्थानीय भाषा में इसका कई नाम है। इसको रेह भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं, चाम्पेन भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं, ठीक है, राकर भी इसको कहते हैं। तो ये इसके कई सारे नाम हो गए। अगर इसमें बात करें तो ये सोडियम व मैग्नीशियम के कारण लवड़ी हो जाती है, क्योंकि इसको लवड़ी और क्षारीय मिट्टी दोनों का रहे, तो सोडियम व मैग्नीशियम के कारण तो ये लवड़ी होती है, लेकिन कैल्शियम व पोटेशियम के कारण ये क्षारीय प्रवृत्ति में हो जाती है। अगर इसमें कमी की बात करें कि किस चीज़ की कमी होती है, तो नाइट्रोजन व चूने की कमी होती है। और अगर इसके प्राप्ति स्थान की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है आपकी। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली मिट्टी है पीट एवं दलदली मृदा। पीट एवं दलदली मृदा, तो ये जो पीट एवं दलदली मृदा है इसमें अगर अधिकता की बात करें तो कार्बनिक एवं जैव तत्वों की अधिकता होती है। ठीक है, कार्बनिक और जैव तत्वों की अधिकता होती है दोस्तों इसमें। और इसमें जो अभाव होता है यानी कमी होती है वह पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। इसकी भी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। और ये प्राप्ति स्थान अगर बात करें तो ये अत्यधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में यानी कि जहाँ पे अधिक वर्षा होती है या आपके जो मतलब समुद्र तटीय हैं जहाँ पे पानी की पर्याप्तता है वहाँ पे ये मिलती है। अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में ये या जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे केरल का अम्पलीय जिला हो गया। अब अगर आप उत्तराखंड में देखें तो वहाँ पे मिलता है, और आप मेघालय में देख सकते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में ये आपकी पीट एवं दलदली मृदा मिलती है। तो दोस्तों ये रही हमारी भारत की मिट्टियाँ, जो भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों यह आपके जो मैं पढ़ाया हूँ ये एकदम सॉलिड चीज़ है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, एकदम आप याद करिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।